Hello, future chartered accountants. So, today we are here to revise consolidated financial statements concept. तो अब अपन समझेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल अभी हम पूरा नहीं कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या क्या समझेंगे, इधर हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज अ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर हम समझेंगे कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द कंसोलिडेशन, जहाँ पे हमें कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो कौन कौन से केसेस है जहाँ पे हमें कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो आपने अपनी सब्सिडरीज, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स को कंसोलिडेट कर दिया है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है अपनी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर को अपनी जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके साथ आपने कंसोलिडेशन कर दिया है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी प्लस अकाउंटिंग ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर एज पर इक्विटी मेथड। अभी हम ये सारी चीज़ें आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमने क्या समझना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है। इट बेसिकली मीन्स क्या होता है इसमें, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस हमारी सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कंसोलिडेट कर देते हैं, मतलब हम सब्सिडरी के जितने भी बैलेंसेस होते हैं हमारे अंदर मर्ज कर देते हैं। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी प्लस अकाउंटिंग ऑफ associate and joint venture as per the principles of Ind AS 28, that is इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड में क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर करते हैं यूजिंग इक्विटी मेथड। उसमें होता क्या है, जितना प्रॉफिट एसोसिएट में होता है हम उसका अपना जो शेयर होता है वो हम बुक करते जाते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो जैसे ही मान लो अगर एसोसिएट ने 1000 रुपये प्रॉफिट कमाया, मेरा उसमें से 30% शेयर है, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। मैं अपना प्रॉफिट बुक कर दूंगा 30 रुपये से। दिस इज नोन एज इक्विटी मेथड। हम इसके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो देखो आपको क्या समझना है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द यूज़ होता है उन एंटिटीज़ के लिए जिनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती है, ठीक है। तो जिन एंटिटीज़ की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती है, उन एंटिटीज़ की उन एंटिटीज़ की अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फिर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ आपको, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि इस एंटिटी का कोई भी सब्सिडरी, कोई भी जेवी, कोई भी एसोसिएट नहीं है, ठीक है। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब बनते हैं जब आपके कोई भी सब्सिडरी, जेवी या एसोसिएट नहीं हो। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तब बनते हैं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब बनते हैं जब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट या तो है सब्सिडरी में या एसोसिएट में या जेवी में। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम तब बनाते हैं। तो देखो सिर्फ नॉमेनक्लेचर का फर्क है। स्टैंड अलोन में क्या होता है, स्टैंड अलोन का मतलब ये हुआ उस एंटिटी की कोई भी सब्सिडरी, जेवी या एसोसिएट नहीं है। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये इंडिकेट करता है कि इस एंटिटी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने हैं, क्योंकि इस एंटिटी का सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट में भी इन्वेस्टमेंट है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी प्लस अकाउंटिंग ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ Ind AS 28। तो ये बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है, ये उन एंटिटीज़ के लिए बनता है जिनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो उनके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। दिस इज ओवरऑल आउटलुक ऑफ द चैप्टर कंसोलिडेटेड, सेपरेट एंड स्टैंड अलोन, ठीक है। अब बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल चार्ट है, ये आपको समझना है। अगर मान लो आप कंट्रोल करते हो किसी एंटिटी को, तो आपको उसे कंसोलिडेट करना पड़ता है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ Ind AS 110। तो अगर आप किसी एंटिटी को कंट्रोल कर रहे हो तो आपको उसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा एज सब्सिडियरी एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ Ind AS 110, ठीक है। तो अगर आप पहले आपने पूछा क्या आप कंट्रोल कर रहे हो किसी एंटिटी को, तो जवाब आता है अगर हाँ तो आपको उसे कंसोलिडेट करना है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ Ind AS 110, ठीक है। अगर जवाब आता ना, आप कंट्रोल तो नहीं कर रहे लेकिन आप क्या कर रहे हो,
जॉइंट कंट्रोल कर रहे हो, तो जॉइंट कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप जॉइंट कंट्रोल कर रहे हो तो हम आपसे पूछेंगे क्या, अगर आप जॉइंट कंट्रोल कर रहे हो तो हम आपसे बोलेंगे क्या टाइप है ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट, क्या ये जॉइंट ऑपरेशन है या फिर जॉइंट वेंचर है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन था क्या आप कंट्रोल कर रहे हो, तो जवाब आया हाँ। अगर जवाब आया हाँ तो हम क्या करेंगे, उस एंटिटी को कंसोलिडेट करेंगे एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 110, ठीक है। लेकिन अगर जवाब आया ना तो हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे और पूछेंगे क्या हम जॉइंटली कंट्रोल करते हैं, तो अगर जवाब आया हाँ तो हम पता लगाएंगे क्या टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, क्या ये जॉइंट वेंचर है या जॉइंट ऑपरेशंस है, ठीक है। जॉइंट ऑपरेशंस है या फिर जॉइंट वेंचर है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। जॉइंट वेंचर इंड AS 28 में इक्विटी मेथड से अकाउंट फॉर होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है और जो गाइडेंस है वो इंड AS 111 में कवर है, तो यहाँ पे इंड AS 28 भी लग जाता है और इंड AS 111 भी लग जाता है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर की जो अकाउंटिंग होती है दैट इज एज पर द इक्विटी मेथड ऑफ इंड AS 28। अभी हमने इक्विटी मेथड समझा था। इक्विटी मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रादर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही होती है, हम उसे उसमें प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जितना एसोसिएट का होता है। तो लेट सपोज 1000 रुपये प्रॉफिट कमाया एसोसिएट ने, मेरा 30% शेयर है, तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मान लो उस एसोसिएट ने मुझे 500 रुपये डिविडेंड दे दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या एंट्री होगी, मेरे पास एंट्री होगी क्या, मेरे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 500 में से 30% मुझे मिला होगा, तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री डल जाएगी। तो मुझे 300 में से 150 रुपये रियलाइज हो गए, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉफिट बुक होता है वो एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट, और जैसे ही डिविडेंड मिलता है तो एंट्री होती है बैंक टू इन्वेस्टमेंट, तो ठीक। अब मैं इनकम नहीं बुक करूँगा ना, देखो अगर 300 रुपये मैंने इनकम ऑलरेडी बुक कर ली है, उसमें से मुझे 150 रुपये मिल रहे हैं, उसमें से मुझे 150 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं अब क्या करूँगा, जो इन्वेस्टमेंट है उसे खत्म करूँगा, तो मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इनकम अकाउंट, ठीक है। ये बेसिकली होता है इक्विटी मेथड। तो अगर मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा, क्या आप कंट्रोल करते हो, तो आपको क्या करना है, कंसोलिडेट करना है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 110। आपको कंसोलिडेट करना है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 110। अगर आप कंट्रोल नहीं करते लेकिन जॉइंटली कंट्रोल करते हो, तो आपको अरेंजमेंट समझना है, क्या ये जॉइंट वेंचर है या जॉइंट ऑपरेशंस है। जॉइंट ऑपरेशंस और जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। जॉइंट ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं, प्रपोर्शनेट एसेट प्रपोर्शनेट लाइबिलिटी सारी हमारे अंदर पिकअप कर लेते हैं। तो लेट सपोज हम देखो, अभी हम इसकी अकाउंटिंग बाद में समझ लेंगे, ठीक है। तो हम जॉइंट ऑपरेशंस में क्या करते हैं, लेट सपोज उस एंटिटी की एसेट्स थी 200, तो हम क्या करेंगे, 200 का प्रपोर्शनेट हिस्सा हमारे अंदर बुक कर लेंगे। तो 200 में लेट सपोज 20% मेरा हिस्सा है, तो मैं 40 रुपये से एसेट बुक कर लूँगा। इसी बेसिस पर अगर मैं समझता हूँ कि लाइबिलिटी उसकी 100 रुपये है, तो मैं 100 रुपये का 20% 20 रुपये मैं अपने अंदर लाइबिलिटी बुक कर लूँगा। तो ये बेसिकली जॉइंट ऑपरेशंस है। और जॉइंट वेंचर में क्या होता है, हम उस एंटिटी का प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शनेट बुक करते रहते हैं अपने अंदर, है ना। इसमें इक्विटी मेथड लगता है ना, और इसमें हम एसेट और लाइबिलिटीज़ को सेपरेटली मर्ज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कंट्रोल है तो वी नीड टू कंसोलिडेट एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 110। अगर जॉइंट कंट्रोल है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर दिस इज अ जॉइंट वेंचर और अ जॉइंट ऑपरेशन। अगर जॉइंट वेंचर है तो इट विल बी अकाउंटेड एज पर इंड AS 28, और अगर ये जॉइंट वेंचर नहीं है, जॉइंट वेंचर तो नहीं है लेकिन क्या है, जॉइंट ऑपरेशन है, तो हमें इंड AS 111 की गाइडेंस ला के हमें प्रोपोर्शनेट एसेट प्रोपोर्शनेट लाइबिलिटीज़ को अपने स्टैंड हलो हाँ सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही मर्ज करना पड़ेगा। देखो खास बात क्या है, जॉइंट ऑपरेशन क्या होता है, जॉइंट ऑपरेशन क्या होता है, लेट सपोज एक कंस्ट्रक्शन एंटिटी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, किसी और के साथ मिलकर ना बोला कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट बनाया, तो प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी प्रोपोर्शनेट एसेट है प्रोपोर्शनेट लाइबिलिटी है वो किसका है, उस कंस्ट्रक्शन एंटिटी का है, ठीक है। तो इसलिए जॉइंट ऑपरेशन हमेशा सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही अकाउंट फॉर होते हैं। बाकी सब तो ये सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है, ये सारी चीज़ें जैसे कंसोलिडेशन कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। लेकिन जॉइंट ऑपरेशन
ऑपरेशन में खास बात क्या है, ये हम आगे समझेंगे जब हम जॉइंट ऑपरेशन की अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना। तो ये जो एंट्रीज डलती है ना, ये सारी स्टैंड अलोन मतलब सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट क्यों? क्योंकि जिस एंटिटी की इन्वेस्टमेंट होती है जेवी, एसोसिएट और सब्सिडरी में, उसके हम क्या बनाते हैं, सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट रादर देन स्टैंड अलोन फिनेंशियल। बस नाम डिफरेंट है। मतलब जो ही चीज़ स्टैंड अलोन, मतलब स्टैंड अलोन में क्या होता है, मतलब एंटिटी की अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, लेकिन इस एंटिटी की कोई भी सब्सिडरी जो भी है एसोसिएट नहीं है। जैसे ही इस एंटिटी की सब्सिडरी जो भी एसोसिएट हो जाती है तो हम क्या बनाते हैं, सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो कंट्रोल है तो कंसोलिडेट करो, जॉइंट कंट्रोल है तो आइडेंटिफाई करो क्या जॉइंट वेंचर है या जॉइंट ऑपरेशन है, ठीक है। अगर जॉइंट वेंचर है तो इक्विटी मेथड फॉलो करो, और ये कहाँ पे एंट्रीज डलेगी, ये सीधी कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन अगर जॉइंट ऑपरेशन है तो यहाँ पे एंट्री डलेगी स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और इंड AS 111 की गाइडेंस लग जाएगी, ठीक है। तो अगर जॉइंट कंट्रोल भी नहीं है आपका, मतलब कंट्रोल भी नहीं है, जॉइंट कंट्रोल भी नहीं है, तो फिर क्या है आपका, क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो आप एसोसिएट माने जाओगे, और एसोसिएट मान के आपको इक्विटी मेथड लाना पड़ेगा जो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग भी होती है। तो मतलब जॉइंट वेंचर और एसोसिएट के लिए सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अगर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं रखते तो आपको एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 109 इसे अकाउंट फॉर करना है ना। तो बड़ा सिंपल फंडा है। अगर आप कंट्रोल करते हो तो कंसोलिडेट करो, जॉइंट कंट्रोल करते हो तो आइडेंटिफाई करो कौन सा जॉइंट कंट्रोल है, जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट वेंचर है। अगर जॉइंट वेंचर है तो इंड AS 28 लाओ, ठीक है। जॉइंट ऑपरेशंस है तो प्रोपोर्शनेट एसेट लाइबिलिटी को अपने सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में मर्ज करो, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट, अभी हम आगे आएंगे वापस से चार्ट पे। अगर हमारा अगर ना कंट्रोल है ना जॉइंट कंट्रोल है, लेकिन हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब हुआ, हम उस एंटिटीज़ के, मतलब हम उस एंटिटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो दिस बिकम्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज। एसोसिएट बन जाती है तो मुझे इक्विटी मेथड लाना पड़ता है एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 28, ठीक है। अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है तो अकाउंट इट फॉर अंडर इंड AS 109 एज अ फिनेंशियल एसेट। बड़ा सिंपल सी बात है। अभी हमने समझा कि अगर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो तो हमारी वो एंटिटी क्या बन जाती है, एसोसिएट बन जाती है। तो एसोसिएट की एंटिटी डेफिनेशन क्या होगी, एन एसोसिएट इज एन एंटिटी ओवर विच द इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो अगर किसी इन्वेस्टर का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ओवर एनी अदर एंटिटी तो देन इट इज़ नोन एज एसोसिएट, ठीक है। अब देखो, अब आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, क्या कंट्रोल है। कंट्रोल है तो कंसोलिडेट करो, जॉइंट कंट्रोल है तो टाइप ऑफ अरेंजमेंट ढूंढो, क्या जॉइंट वेंचर है या जॉइंट ऑपरेशन है। जॉइंट वेंचर है तो इक्विटी मेथड लाओ इन कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन जॉइंट ऑपरेशन है तो आपको सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट में ही एंट्री लेनी पड़ती है, सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही एंट्री लेनी पड़ती है जॉइंट ऑपरेशन की, ठीक है। और प्रोपोर्शनेट एसेट प्रोपोर्शनेट लाइबिलिटी बुक करो, ये मोस्टली किन एंटिटीज़ में देखा जाता है, कंस्ट्रक्शन एंटिटीज़ में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंटिटीज़ ने क्या किया, लेट सपोज प्रोजेक्ट बोला कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, है ना। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बना रहे, तो उस प्रोजेक्ट के जितने भी एसेट और जो लाइबिलिटीज़ है वो प्रोपोर्शनेटली वो उन रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स की सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक हो जाएंगे। ये पॉइंट आता है हमारा जॉइंट ऑपरेशंस का। तो अगर आप कंट्रोल करते हो तो कंसोलिडेट करो, जॉइंट कंट्रोल करते हो तो आइडेंटिफाई करो, अदरवाइज आप अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करते हो तो इंड AS 28 इंड AS हमारा क्या बोलते हैं, इंड AS 28 लाना रिलेटिंग टू माई इक्विटी मेथड। और अगर आप कुछ भी नहीं करते तो अकाउंट इट फॉर अंडर इंड AS 109, ठीक है। एसोसिएट कब बनते हैं, जब इन्वेस्टर का किसी एंटिटी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अब कंट्रोल कब आता है, कंट्रोल कब क्या होता है, ठीक है। एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी व्हेन द इन्वेस्टर इज एक्सपोज्ड और हैज़ राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न। मतलब मुझे क्या मिलना है, मुझे मिलना है वेरिएबल रिटर्न, ठीक है ना। अब वो कैसे वेरिएबल रिटर्न मिलेंगे, फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी एंड हैज़ द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न थ्रू इट्स पावर। देखो, अगर मैं सिंपल सी बोलूँ, दो चीज़ें होती है कंट्रोल के अंदर। जिस एंटिटी के पास कंट्रोल है उसके पास पावर होनी चाहिए, ठीक है, और वो उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस पावर को यूज़ करके जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं ना उन्हें वो अफेक्ट कर सके, ठीक है। An investor controls an investee when the investor is exposed to variable return। मुझे क्या मिलने वाला बदले में, मुझे वेरिएबल रिटर्न मिलने वाले हैं, मुझे फिक्स रिटर्न नहीं मिलना, मुझे वेरिएबल रिटर्न मिलना है, ठीक है। फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी एंड हैज़ द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न थ्रू द पावर। तो मतलब मैं उन रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकता हूँ थ्रू द पावर दैट आई हैव,
ठीक है। तो पावर से अगर मैं अपनी वेरिएबल रिटर्न को इफेक्ट कर सकता हूँ, मुझे क्या मिलना है, मुझे मिलना है वेरिएबल रिटर्न, और मेरे पास क्या है, पावर। अब मैं इस पावर से इस वेरिएबल रिटर्न को अगर मैं इफेक्ट कर सकता हूँ, देन आई हैव कंट्रोल ओवर द एंटिटी। तो वापस से पढ़ते हैं डेफिनेशन। एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी व्हेन द इन्वेस्टर इज एक्सपोज्ड और हैज राइट टू, या तो वो एक्सपोज्ड है या फिर उसका राइट है अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी एंड हैज द एबिलिटी टू अफेक्ट दोज रिटर्न थ्रू द पावर इट हैव ओवर द इन्वेस्टी। तो पावर से अगर मैं वेरिएबल रिटर्न्स को इफेक्ट कर सकता हूँ, देन आई हैव द कंट्रोल ओवर द एंटिटी। ठीक है। अब आता है पावर क्या होता है। पावर क्या होता है, ठीक है। पावर होता है एग्जिस्टिंग राइट्स, जो अभी राइट्स है, मतलब पावर क्या होनी चाहिए, अभी प्रेजेंट में होनी चाहिए मेरे पास। अगर मेरे पास फ्यूचर में पावर आ गई तो दैट इज़ नॉट माई कंट्रोल। पावर का क्या मतलब होता है, एग्जिस्टिंग राइट्स, है ना। तो पावर मीन्स एग्जिस्टिंग राइट्स दैट गिव द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज़। तो पावर क्या होता है, दीज आर एग्जिस्टिंग राइट। इफ इट इज़ अ फ्यूचर राइट देन इट इज़ नॉट अ पावर। तो मतलब क्या होना चाहिए, आज एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्टिंग राइट जो मुझे आज एबिलिटी दे रहे हैं टू डायरेक्ट दी रेलेवेंट एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ नहीं, ओनली दी रेलेवेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। तो पावर मीन्स existing right that gives me current ability to direct the relevant activities। relevant activities बहुत prominence से समझना, ठीक है। तो कंट्रोल क्या होता है, मुझे क्या मिलना है, वेरिएबल रिटर्न, है ना। और इन वेरिएबल रिटर्न को मैं इफेक्ट कर सकता हूँ थ्रू दी पावर दैट आई हैव। पावर क्या होता है, these are the existing rights that gives me current ability to direct only the relevant activities, not all the activities but दी रेलेवेंट एक्टिविटीज़। अभी हम इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ऑलरेडी समझ लिया है। दीज आर दोज प्रेजेंटेड बाय ए पेरेंट, मतलब ये पेरेंट के अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। पेरेंट के अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। दैट इज़ एन इन्वेस्टर विद द कंट्रोल ऑफ अ सब्सिडरी और एन इन्वेस्टर विद द जॉइंट कंट्रोल और ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एन इन्वेस्टी इन विच द इन्वेस्टमेंट्स आर अकाउंटेड फॉर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद इन AS 109। ठीक है। इन विच द, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पेरेंट के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें पेरेंट ने किसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या तो सब्सिडियरी के अंदर या उस एंटिटी के अंदर जहाँ पे उसका जॉइंट कंट्रोल है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और वो इस इन्वेस्टमेंट को अकाउंट फॉर करता है इन हिज सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 109 और एट कॉस्ट। ठीक है। क्योंकि कॉस्ट का जो प्रिंसिपल जो देता है वो इंड AS 27 देता है, वो हम आगे जाके समझेंगे। ठीक है। इंड AS 27 क्या बोलता है कि आप सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट में चाहो तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन JV, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को आप कॉस्ट पे भी लेके चल सकते हो इन दी सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पेरेंट। तो देखो सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, दीज आर दोज प्रेजेंटेड बाय ए पेरेंट, मतलब ये पेरेंट के अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो लेट सपोज A होल्डिंग कंपनी है, B उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो जो A के अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसे हम बोलेंगे सब्सिडियरी फिनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो A के अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बोलेंगे उसे। और अगर मान लो A के कोई भी सब्सिडरी नहीं होती तो हम इसे बोलते स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम बोलते इसे स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब अपन आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS 110। इंड AS 110 कब लगता है, हमने सबसे पहले फ्लो चार्ट समझा। फ्लो चार्ट में क्या बोला, अगर आपका कंट्रोल है, कंट्रोल क्या होता है, पावर होती है, पावर से हम उस वेरिएबल रिटर्न को अगर हम अफेक्ट कर सकते हैं। पावर क्या होता है, इट इज़ एग्जिस्टिंग राइट दैट गिव्स मी करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट ओनली द रेलेवेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। तो ये होती है मेरे पास पावर। ठीक है। तो पावर, और उस पावर से अगर मैं वेरिएबल रिटर्न को अफेक्ट कर सकता हूँ, देन आई हैव कंट्रोल ओवर द एंटिटी, और जैसे ही मेरे पास कंट्रोल है देन आई नीड टू कंसोलिडेट एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंड AS 110। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इंड AS का, इंड AS का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें बताए कि कब कंसोलिडेट करना है और हाउ टू प्रिपेयर, मतलब देखो कब करना है और कैसे करना है, दोनों बताए हमें। ठीक है। तो कब करना है, कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंड AS 110 है। स्कोप ऑफ इंड AS 110, इंड AS 110 का क्या स्कोप है, तो ये बात करता है कि किन किन केसेस में हमें कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पैरा 4A ऑफ इंड AS 110 पढ़ते हैं। तो ये बोलता है अगर एक पेरेंट
इन सारी कंडीशंस को मीट करता है तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पेरेंट जो ये सारी कंडीशन फुलफिल करता है, कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है, तो वो क्या है, किसी और एंटिटी की सब्सिडरी है। तो जो एंटिटी है, द एंटिटी इज़ अ होली ओन्ड और अ पार्टली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी एंड all the owners of the entity are informed, हमने उन्हें बता दिया और वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करते हैं टू द एंटिटी नॉट प्रिपेयरिंग दी CFS। ठीक है, तो देखो अगर आपने क्या बोला, आप किसी और की सब्सिडरी हो तो एंटिटी इज दी होली ओन्ड और दी पार्टली ओन्ड सब्सिडरी, है ना, इज दी होली ओन्ड और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी एंड ऑल दी ओनर्स ऑफ द एंटिटी आर इन्फॉर्म्ड, और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी नहीं दी एंड दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द एंटिटी नॉट प्रिपेयरिंग द CFS। तो आपने क्या बोला, आप एक एंटिटी हो, आप क्या हो, होली ओन सब्सिडरी या फिर पार्टली ओन सब्सिडरी हो किसी और एंटिटी की, और आपने सारे अपने ओनर्स को बोल दिया कि भाई मैं CFS नहीं बनाऊंगा, और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाई, ठीक है, तो फिर आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करने वाला है, इंड एस में आपको सारे ओनर्स को बताना पड़ता है, ठीक है, एंड टू ऑल दी ओनर्स ऑफ द एंटिटी। लेकिन अगर आप एज पर कंपनीज एक्ट देखो, एज पर कंपनीज एक्ट इट इज़ ओनली दी अदर मेंबर्स का क्या मतलब हुआ, लेट सपोज आपके अंदर होल्डिंग जो है वो ए नाम की एंटिटी ने आपके अंदर बी के अंदर 60% होल्डिंग रख रही है और वो जो 40% है वो किसी और के पास है। तो एज पर कंपनीज एक्ट हमें सिर्फ 40% वाले बंदों से पूछना पड़ता है कि क्या आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाने से कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन एज पर इंड एस आपको ए से भी पूछना पड़ेगा और उन 40% बंदों से भी पूछना पड़ेगा। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, लेट सपोज ए ने बी में 60% इन्वेस्टमेंट कर रखी है और 40% किसी और मतलब कोई और बंदों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एज पर कंपनीज एक्ट जो हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है ना, वो ओनली ऑफ दी अदर मेंबर्स लेनी पड़ती है। तो लेट सपोज मैं दिखाता हूँ आपको, तो एज पर कंपनीज एक्ट जो हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है ना, वो अलग जो 40% वाले बंदे हैं ना, मतलब हम ए की ऑटोमेटिक अप्रूवल मान लेते हैं इन कंपनीज एक्ट, लेकिन एज पर इंडियाज हमें ए की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी और बाकी जो अदर मेंबर्स है उनकी भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है, एंड ऑल दी ओनर्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है, तो हमें सबकी सारे बंदों की अप्रूवल लेनी पड़ेगी एंड ऑल दी ओनर्स ऑफ द एंटिटी आर इन्फॉर्म्ड एंड दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द एंटिटी नॉट प्रिपेयर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर सिर्फ कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस करना है तो आपको सिर्फ उन 40% वालों की अप्रूवल लेनी है और वो ऑब्जेक्ट ना करे कि आप CFS क्यों नहीं बना रहे। ठीक है, लेकिन एज पर इंडियाज आपको आपकी होल्डिंग कंपनी ए की भी अप्रूवल लेनी है और उन 40% वालों की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, आपके डेट या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रेडेड इन अ पब्लिक मार्केट, मतलब आपके डेट या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट स्पॉट मार्केट में ट्रेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, और आप नहीं लिस्टेड होने की प्रक्रिया में हो, द एंटिटी हैज़ नॉट फाइल्ड और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द सिक्योरिटीज कमीशन। तो तीन कंडीशन क्या है कि आपने अपने सारे ओनर से अप्रूवल ले ली कि हम CFS नहीं बनाएंगे, उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करी। आप किसी और एंटिटी होली या फिर पार्शियली ओन सब्सिडरी हो, आप किसी और एंटिटी की होली या फिर पार्शियली ओन सब्सिडरी हो और आपने उन ओनर से अप्रूवल ले ली कि हम CFS नहीं बनाएंगे और क्या बोलते हैं, हम CFS नहीं बनाएंगे और उन्होंने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। फिर आपके कोई भी डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं हो रहे इन अ पब्लिक मार्केट। फिर तीसरी कंडीशन, आप नहीं आप लिस्ट होने की प्रोसेस में भी नहीं हो। ठीक है, और आपकी अल्टीमेट मतलब जो एंटिटी की अल्टीमेट या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है एज पर दी इंड एस। ठीक है, तो आपकी entity's ultimate or any intermediate parent prepares the financial statement compliant with the Ind AS। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो लेट सपोज ए होल्डिंग कंपनी है, बी सब्सिडरी कंपनी है और बी की भी एक और सब्सिडरी है C। तो बी को कब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बी को कब बनाने की जरूरत नहीं है, जब वो ए से अप्रूवल ले ले कि मैं CFS नहीं बनाऊंगा। ठीक है, एज पर इंडिया मुझे ए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना, ठीक, मैं CFS नहीं बनाऊंगा और ए को कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं किसी और एंटिटी की होली ओन सब्सिडरी या फिर पार्शियली ओन सब्सिडरी हूँ और मैंने सारे अपने ओनर से अप्रूवल ले ली और उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। मैं लिस्टेड कंपनी नहीं हूँ, नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हूँ। ठीक है, और मेरी जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है जो कि ए है या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी,
वो बना रही है फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंप्लाई विद इंड एस, वो चीज़ जो कि कंप्लाई कर रहे हैं विद माई इंड एस, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है दैट शुड कंप्लाई विद इंड एस। अगर ये इंड एस के कंप्लायंस नहीं है तो फिर मेरा ये वाला एक्सेप्शन नहीं लगेगी। तो एग्जाम्पल लेते, अगर ए यूएस में लिस्टेड है और यूएस गैप के हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है तो फिर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई और बी को कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। एग्जांपल लेते, स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 में क्या है, इलस्ट्रेशन 1 में बड़ा सिंपल है। तो कंपनी एक्स ने कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 100%। तो दिस company A is the wholly owned subsidiary of company X. Company X is a listed entity. Company X क्या है? Listed entity. Company A is an unlisted entity. Company X is a listed entity in India and prepares financial statement as per Ind AS. As per Ind AS financial statements बनाती है. Company is an unlisted entity. तो देखो पहली कंडीशन क्या है, कंपनी A is a wholly और party owned. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंपनी A कंपनी X की wholly owned subsidiary है, ठीक है। एंड कंपनी ए ने अप्रूवल ले लिया है, कंपनी एक्स डज नॉट ऑब्जेक्ट टू कंपनी ए नॉट प्रिपेयर्ड इन CFS। तो इसने अप्रूवल ले लिया है कंपनी एक्स का। तो एज पर इंड एस हमें अप्रूवल चाहिए, लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट हमें ऐसा कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंपनी एक्स डज नॉट ऑब्जेक्ट टू कंपनी ए नॉट प्रिपेयर्ड इन CFS, ठीक है। तो कंपनी एक्स ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो अब देखो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंपनी ए इज अ होली ओन्ड और दी पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी and तो company A is a wholly owned or partially owned subsidiary of another entity and the all the owners of company A कौन है, कंपनी एक्स ने डू नॉट ऑब्जेक्ट टू। तो ये वाली कंडीशन मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। इज एन अनलिस्टेड एंटिटी, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन थी नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। एंड फिर हमने चौथी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या फिर इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर इन कंप्लायंस विद इंड एस। तो कंपनी एक्स बना रही है फिनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस ऑफ इंड एस, तो ये वाली कंडीशन भी कंप्लाई हो गई। तो क्या कंपनी ए को कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो जवाब आया नहीं बनाने। तो पहला आंसर क्या है, हेंस कंपनी ए इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS, क्योंकि इसकी चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन, इट इज अ होली ओन्ड और पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर एंटिटी एंड ऑल द ओनर्स ऑफ द एंटिटी डू नॉट ऑब्जेक्ट टू कंपनी नॉट प्रिपेयरिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या थी, इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी और द इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर्स दी CFS। ये हमारी 4 कंडीशन थी। तो उसमें से हमारी चारों कंडीशन पहले एग्जाम्पल में सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कंपनी एक्स, जो ये कंपनी एक्स है, लेट सपोज ये फॉरेन एंटिटी है एंड इज लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ फॉरेन कंट्री एंड इट प्रिपेयर्स फिनेंशियल स्टेटमेंट एट दी गैप के हिसाब से बना रही है, मतलब इंड एस के हिसाब से नहीं बना रही है, फॉरेन कंट्री के फॉरेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना रही है। तो क्या अब कंपनी ए एग्जम्प्ट हो सकती है फ्रॉम प्रिपेयरिंग CFS? तो जवाब आया ना, अब नहीं हो सकती, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, चौथी कंडीशन क्या बोलती है, इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद इंड एस, ठीक है। हेंस कंपनी ए कैन नॉट अवेल एग्जम्पशन। ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। Assume the same facts as per scenario A, except 100% of the investment in company A is held by Mr. X and individual instead of company X. तो अब हमने चौथी कंडीशन में क्या बोला था कि इसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी क्या करे, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए एज पर इंड एस। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये बंदा इंडिविजुअल है तो ये तो कोई फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा ही नहीं, है ना। तो ये फिर ऑब्वियस ही बात है, ए को कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। इन दिस केस मिस्टर एक्स एंड इंडिविजुअल वुड नॉट बी प्रिपेयरिंग इट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंड एस विच इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। हेंस कंपनी ए कैन नॉट अवेल द एग्जम्पशन। तो ऑब्वियस ही बात है, कंपनी ए को फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। अब चलते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर। क्या है, ये हमें स्ट्रक्चर दे रखा है। स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी ए ने कंपनी बी में 100% खरीद रखा है, कंपनी सी में 60% खरीद रखा है और 100% कंपनी सी ने 100% कंपनी एक्स में ला रखा है। कंपनी ए लिस्टेड एंटिटी है और इंड एस के हिसाब से अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। कंपनी सी अनलिस्टेड एंटिटी है
एंड इट इज़ नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। तो इसने सेकंड और थर्ड कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी कि सेकंड और थर्ड तो सेटिस्फाइड है, ठीक है। 60% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी सी इज हेल्ड बाई कंपनी ए। तो कंपनी ए ने इसमें 60% हेल्ड कर रखा है एंड द बैलेंस 40% इज हेल्ड बाई अदर आउटसाइड इन्वेस्टर्स। तो कंपनी सी में बाकी जो 40% है वो अदर आउटसाइड इन्वेस्टर्स ने हेल्ड कर रखा है। तो पहला कंडीशन हम क्या पढ़ते हैं कि इट इज़ अ पार्शियली ओन सब्सिडरी एंड all the owners of the entity do not object to company not preparing the CFS। तो हमें 60% वाले की भी अप्रूवल चाहिएगी और जो 40% वाले अदर बंदे उनकी भी अप्रूवल चाहिएगी। कंपनी ए डज नॉट ऑब्जेक्ट टू कंपनी सी नॉट प्रिपेयरिंग CFS वेदर द कंपनी सी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया 110। देखो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इट इज़ अनलिस्टेड एंटिटी, इट इज़ नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी दैट इज कंपनी ए फाइल करती है फिनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लायंस विद इंडिया। तो चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में अभी डाउट है, हमें 40% वाले बंदों का अप्रूवल के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा और हमें सारों की अप्रूवल चाहिए होती है। तो अगर 40% वालों की अप्रूवल मिल जाती है तो सही है ना। कंपनी सी इज़ अ पार्शियली ओन सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए। इन सच केस तो फंडा क्या है, हमें उन 40% वाले बंदों की भी अप्रूवल चाहिएगी। तो 40% इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी हमें अप्रूवल चाहिएगी। अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी सी इज अ पार्शियली ओन सब्सिडरी। इन सच अ केस कंपनी शुड इन्फॉर्म द अदर 40% इक्विटी शेयर होल्डर्स अबाउट कंपनी सी नॉट प्रिपेयरिंग CFS एंड इफ दे डू नॉट ऑब्जेक्ट देन द कंपनी सी कैन अवेल एग्जम्पशन। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब अपन चलते हैं, सेम फैक्ट समझते हैं, बट अब ये हम मान लेते हैं जो 40% है वो अब किसने होल्ड कर रखे है, कंपनी बी ने। कंपनी बी क्या है, 100% सब्सिडरी है कंपनी ए की। तो अगर मैं सिंपल शब्द में बोलूँ तो कंपनी ए इनडायरेक्टली 100% होल्डिंग रखता है कंपनी सी में, क्योंकि कंपनी ए की कंपनी बी में 100% है और इसकी 40% इसमें और 60% इसके थ्रू है। तो अगर मैंने बोला कंपनी ए फिर इनडायरेक्टली, देखो डायरेक्टली तो 60% होल्ड करता है और इनडायरेक्टली 40% होल्ड करता है। तो अल्टीमेटली कितने हो गया, 100%। तो अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कंपनी ए ही फिर मेन शेयर होल्डर हुआ। तो अगर कंपनी ए ने अप्रूवल दे दी है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें बी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर कंपनी ए ने 60% डायरेक्टली कर रखा है, कंपनी ए ने कंपनी बी में 100% है और कंपनी बी का कंपनी सी में 40% है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कंपनी ए का कंपनी सी में 100% शेयर होल्डिंग हो गया। तो इन दिस सिनेरियो कंपनी सी इज 100% हेल्ड बाय कंपनी ए, हेंस कंपनी सी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द कंपनी बी ऑफ नॉट प्रिपेयरिंग CFS एंड कैन अवेल द एग्जम्पशन। हमें किससे लेनी है अप्रूवल, अल्टीमेट ओनर। अल्टीमेट ओनर कौन हुआ, कंपनी ए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहाँ पे कंपनी बी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूँ तो कंपनी ए ने ही अल्टीमेटली 100% होल्डिंग ओन कर रखी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कंपनी बी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बी सिर्फ एक कागज में ओनर है, लेकिन इंडियस क्या बोलता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कंपनी बी क्या है, सिर्फ एक कागज में ओनर है। तो अगर हमें कंपनी ए की अप्रूवल मिल गई तो ऑब्वियसली बात है हमें कंपनी बी की भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंडियस ने बोला सिर्फ हमें कंपनी ए के अप्रूवल की ज़रूरत है, कंपनी बी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी बी को अल्टीमेटली कंपनी ए ही चला रहा है ना। तो ये भी हो जाता है। तो होप डिस्कशन कंप्लीट्स और हमें पैरा 4A समझ आ गया होगा। अब हम कल समझेंगे एक्सेप्शन टू द कंसोलिडेशन, बस आज हम यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।